गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी याद करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर आपका इस बार के सेशन में यानी कि 2021 से 2022 के सेशन में आपके फर्स्ट टर्म में हिस्ट्री से सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसका चैप्टर का देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में है क्या और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रवाद है क्या, तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होती है। 19वीं शताब्दी में पूरे ही यूरोप में एक नई लहर चली, राष्ट्रवाद की ये लहर चली और इसने वहाँ के देशों के रूप को बदल दिया। रूप को यानी कि उनकी राजनीतिक स्थिति को बदल दिया, उनके भौगोलिक स्थिति को भी बदल दिया। जैसे कि जर्मनी, इटली, रोमानिया, ये छोटे छोटे देश टुकड़ों में बटे हुए थे। इन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया और एक देश के रूप में सामने आए। यूनान, पोलैंड, बुल्गारिया, ये देश जो है स्वतंत्र होकर के सामने आए। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद है इसने लोगों को इकट्ठा किया, देश को इकट्ठा किया। और इसके हम शुरुआत कहीं से देखते हैं तो पुनर्जागरण काल से हम इसकी शुरुआत देखते हैं। पुनर्जागरण काल का मतलब होता है जहां पर हर व्यक्ति जाग रहा है। जाग रहा है का मतलब ये नहीं कि नींद से उठ गया, नए परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक, हमें 1789 से फ्रांस की क्रांति से सबसे ज्यादा जो है इसमें जोर पकड़ता हुआ नजर आया राष्ट्रवाद, क्योंकि 1789 में एक क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। उम्मीद है आप लोगों ने 9th क्लास में इसको पढ़ा होगा। 1789 में फ्रांस पर शासन था बूर्बो वंश का। उस समय कौन सा वंश था? बूर्बो वंश था। ठीक है, और इसका राजा जो था उसका नाम था लुई। वहां के राजा का नाम, हर राजा का नाम लुई ही होता था, उसके आगे जो है संख्या लगा दी जाती थी। एक तरीके से पोस्ट थी, लुई 16, लुई 17, इस तरीके से। तो ये फ्रांस में बूर्बो वंश का शासन था। वहां पर तीन वर्गों में समाज बटा हुआ था, जिसमें से 2 वर्गों को सारे अधिकार मिले हुए थे। तीसरे वर्ग के ऊपर टैक्स लगा हुआ था। टैक्स बढ़ता चला गया और स्थिति ये हो गई कि इन लोगों ने राजा को विद्रोह के दौरान गुलोटिन पे चढ़ा के मार दिया। यहां से हम देखते हैं कि जो जो सत्ता थी ना, अब वो जनता के हाथ में आ गई है। अब जनता जो है ये समझ गई है, अगर हम विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को, अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। ठीक है, जब आप चैप्टर को देखेंगे तो सबसे पहले जो आपको डायग्राम नजर आता है, इसमें एक स्वतंत्रता की देवी है जिसके तरफ विभिन्न देशों के लोग अपने झंडे लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता जा रहा है और इनके वेशभूषा और झंडों से हम इनकी पहचान कर पाते हैं। ऊपर से देवदूत, ईसा मसीह, ये सभी लोग इस चित्र में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये सबको निहार रहे हैं ऊपर से। ये जो जनता, यहाँ पर सभी जनता के लिए एक ही चीज मायने रखती है, स्वतंत्रता। ठीक है, यह चित्र फ्रेडरिक सॉड्यू द्वारा बनाया गया था। ये फ्रांस का जो है चित्रकार था, आप शुरुआत में ही देखेंगे, जिसने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य वाली दुनिया के सपने को परिलक्षित करते हुए चित्र बनाए। जो चित्र मैंने अभी आपको दिखाया उसमें ये सपना दिखा रहे हैं, वो उस सपने को कि जिसमें हर तरीके के लोग, हर देश के लोग, हर राजनीतिक व्यवस्था वाले लोग जो हैं एक साथ हैं। उनके अलग अलग राष्ट्रों के समूह आ रहे हैं उसमें। उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से हम उनको पहचान सकते हैं और सभी लोग स्वतंत्रता की मूर्ति की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि मूर्ति स्वतंत्रता की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी को स्वतंत्रता चाहिए। चाहिए तो हर किसी को ही होती है। फ्रांस को हम क्रांतिकारी तिरंगे झंडे से पहचान सकते हैं। जर्मनी जो है काला लाल सुनहरा झंडा थामे हुए है, उसके पीछे
ऑस्ट्रिया, सिसिलिया की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, इन सब के लोग भी है। ये विभिन्न राष्ट्रों के लोगों का एक साथ दिखना आपसी भाईचारे को भी दर्शाता है। कभी भी समाज में कोई भी परिवर्तन आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज अचानक से हो जाए। ये जो कारण है, जैसे कि उस समय शासन व्यवस्था निरंकुश थी, जिसकी जो मर्जी है जैसे शासन कर रहा है। अगर आप लुई 16 को ही ले लें तो शासन व्यवस्था में 3 वर्ग थे और 3 वर्ग में से सबसे ज्यादा संपत्ति 2 वर्गों के पास थी और इन लोगों को टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। 3rd वर्ग में सारे सारे जो है दबे कुचले कमजोर वर्ग आते थे, जिनके पास संपत्ति बहुत ही कम थी और टैक्स सिर्फ यही लोग दे रहे थे। और जब इनके ऊपर टैक्स का जोर बहुत ज्यादा बढ़ गया तब इन्होंने विरोध किया। तो जब तक राजा निरंकुश रहता है शासन व्यवस्था बिगड़ती ही बिगड़ती है। जनता एक ना एक दिन उठ के खड़ी होगी जब तक राजा अपनी प्रजा के लिए काम नहीं करेगा। जो जुलूस था फ्रांस में, वो लोग जब रानी मैरी एंटोइनेट के सामने गए, उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई हमें जो है रोटी नहीं मिल रही है। तो रोटी को उन्होंने कहा रानी से कि हमें रोटी नहीं मिल रही है, हम कैसे जिएंगे। तो रानी ने कहा कि आप केक खा लीजिए। रानी को कुछ नहीं पता, रानी को गरीबों की जनता से कोई लेना देना नहीं था, उनकी स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। जब राजा, कोई भी शासक अपनी प्रजा के साथ नहीं खड़ा होता तो प्रजा उसके खिलाफ ही खड़ी हो जाती है। शासन में जब अत्याचार बढ़ गया तो फ्रांस ने वो एक क्रांति लोगों के सामने रखी। फ्रांस की क्रांति सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं थी। 1789 में जो क्रांति फ्रांस की हुई थी, इसने पूरे यूरोप को जता दिया कि आप भी अपने परिवर्तन को ला सकते हैं, उठ खड़े हो। इन्होंने 3 वर्ड्स को पूरे विश्व में फैला दिया: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। मतलब कि हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए, समान है हम सभी लोग, मिलजुल के रहना चाहिए, तभी हमें स्वतंत्रता मिल पाएगी, हमें एकजुट होना चाहिए। ठीक। उदारवादी विचारों का प्रसार। जब कोई आपको बोलता है, आपको कन्विंस करता है कि भाई ये काम करो, जैसे कि आप किसी से मिले, उसने पूछा बच्चों कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, अच्छा 10th में पढ़ रहे हो, अरे इसका ये चैप्टर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ऐसे पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना। उस वक्त तो आपको लगता है कि वाह क्या बात है, हम तो पढ़ ही लेंगे। घर आके हम धीरे 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 हम एकदम स्लो हो जाते हैं, फिर पढ़ना हम कैंसिल कर देते हैं या फिर पोस्टपोन कर देते हैं। मतलब कि विचारों का प्रसार हमारे ऊपर इतना प्रभाव हो जाता है कि हम तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से उदारवादी विचारों का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि उसने जनता को उठ खड़ा रखा कि भाई उठ जाओ, जनता अपने लिए लड़ो, तुम जीत सकते हो। फ्रांस को देखो, उन लोगों ने अपने लिए लड़ाई करी और वो जीते और अब उनका खुद का शासन है। जब हम दूसरों को देखते हैं ना, तब हमें भी एक जोश आ जाता है। ठीक। ये आपको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा बता चुकी हूँ। एक नया वर्ग इस समय सामने आता है, मध्य वर्ग। ये मध्य वर्ग क्या करता है? एक हो गया उच्च वर्ग, ठीक है, दूसरा हो गया मध्य वर्ग, तीसरा हो गया निचला वर्ग। अगर देखा जाए तो जो समाज की प्रॉब्लम्स है उससे उच्च समाज को कुछ लेना देना ही नहीं होता है, क्योंकि सारी सिचुएशन तो उनके अंडर कंट्रोल होती है या उनके अनुकूल होती है। जो निचला वर्ग होता है उसके पास खाने पीने जीने से फुर्सत ही नहीं होती कि वो चीज़ों को समझ सके या उन लोगों को उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करे। ये मध्य वर्ग ऐसा होता है जिसके पास थोड़ी सी सहूलियत होती है, वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं है, वो सम्मान चाहता है। ठीक। तो हम देखते हैं जो ये सब कारण थे, इन्होंने राष्ट्रवाद को और लोगों तक भी पहुंचाया। अब देखते हैं इसको और हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के देशों में विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग वंश के लोग शासन कर रहे थे। नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू हुई। फ्रांस की क्रांति ने एक चिंगारी का काम करा और बारूद में आग लग गई, जिसने लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी भावना से उन्हें भर दिया। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रों को मिलाकर के बने और फिर उनकी अपनी खुद की एक राष्ट्रीय पहचान बनी। मतलब कि पहले वो छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड थे, फिर उनको लगा कि मुझे सबको एक साथ होना चाहिए,
हमें अगर जीना है, आगे बढ़ना है, तो हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। राष्ट्रवाद को लोगों तक पहुंचाने वाली क्रांति फ्रांसीसी क्रांति थी, जिसने लोगों के सामने एक आदर्श स्थापित किया कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नियति तय करेंगे। जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो जनता है वो अपने लिए राष्ट्र बना रही है और उसकी नियति तय कर रही है, तो आप सोच सकते हैं वहां पे जनता कितनी खुशहाल रहेगी। यही विचारधारा जो थी, इसने जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में समान पहचान बनाने को जोर देती थी। समान पहचान का मतलब है सभी लोग बराबर हैं, कोई वर्ग संघर्ष ना हो। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया गया, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान आदि। जब हमें इकट्ठा करना होता है ना किसी को, अब जैसे हमें कोई भी काम करना है, इकट्ठा करना आता तो हम गली में हर किसी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जैसे बिजली की प्रॉब्लम है तो कहेंगे भाई तुम्हारी भी प्रॉब्लम है, ये हमारी भी प्रॉब्लम है, मिलकर हम काम करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से देश की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि सबको मिलकर के काम करना है। और सब मिलेंगे कब? जब उनमें समानता की भावना होगी और कहीं ना कहीं हम अपने देश के प्रतीकों से जुड़े होते हैं। अगर आपको कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ नजर आए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपने देश से जो प्रेम करते हैं ना, वो प्रेम हमारे दिल के अंदर इतना कूट कूट के बसा हुआ है कि अपने देश से जुड़ी हुई चीज़ों को देख करके, सुन करके हम फील करने लग जाते हैं। उसी वक्त हम अपने तिरंगे को, कोई हमारे तिरंगे को नुकसान पहुंचा के देखे, आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? यही भावना जो होती है राष्ट्रवाद की भावना होती है। तो ये जो प्रतीक है ना, ये हम लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हम उदारवादी राष्ट्रवाद की भी एक झलक देखते हैं यहाँ पर। उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब है कि राष्ट्रवाद के जरिए उदारवादी जो विचारधारा थी, उन्होंने अपनी कौन कौन सी डिमांड सामने रखी, या राष्ट्रवादी का उदारवादी चेहरा क्या डिमांड रखता है, वो कैसा देश चाहता है। ठीक। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था कि हर व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। भाई अगर हमें ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर सब सब आज़ाद हों, सब बराबर हों, यही तो चाहिए होता है रहने के लिए। जहाँ पर आपकी इंसल्ट हो, आपको छोटा समझा जाए, आपको नेग्लेक्ट किया जाए, वहाँ आप कैसे रह पाओगे? जब समान बराबरी मिलती है तब हम वहाँ पर रहने की सोचते हैं। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो उसकी सहमति से बनी हो। मतलब कि जो सरकार बन रही है उसमें हमारी सहमति होनी जरूरी है। क्या आपके देश में सहमति है आपकी? क्यों नहीं? जो आप इलेक्शन होता है, जो आप वोट डालते हो ना, ये आपकी सहमति ही तो है। ठीक। संविधान आधारित शासन होना चाहिए, यानी कि जो निरंकुशवाद है, जो राजा है जो अपनी मर्जी चलाता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान यानी कि कानून बने हुए होने चाहिए। सहमति पर आधारित सरकार होनी चाहिए, यानी कि अब राजतंत्र नहीं चलेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब कौन बनेगा? जिसे जनता चुनेगी। ठीक। फ्रांस की क्रांति के बाद से ही उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी आदि वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति के लिए कहने लगा। कहने का मतलब है, फ्रांस की क्रांति का जो मेन कारण था ना, उसका मेन कारण में यही चीजें आती हैं। जो निरंकुश शासक था, उसका कोई मतलब नहीं था लुई 16 को कि उसकी जनता किस दुख दर्द से जो है जूझ रही है। पादरी वर्ग, उच्च वर्ग जो था, पैसा बहुत था, टैक्स उन्हें पे करना नहीं था। इवन पादरी वर्ग ने, चर्च ने अलग से टैक्स भी लगाया हुआ था जनता पर। वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की समाप्ति, जो टैक्स नहीं देने का जो अधिकार दिया हुआ था, ये सब खत्म होना चाहिए। संविधान वाली सरकार होनी चाहिए और प्रतिनिधि सरकार होनी चाहिए। मतलब कि जो जनता के द्वारा चुना हुआ जो समूह है वो हमारे ऊपर शासन चलाए। कुलीन व उच्च वर्ग को जो विशेष अधिकार दिए गए थे, जैसे कर्ज से मुक्ति आदि, इन विशेष अधिकारों का भी अंत होना चाहिए। ये जो कर है, टैक्स फ्री रखा गया था, इसको खत्म किया जाए। कानून के समक्ष सभी को बराबर माना जाए। हालांकि हम देखते हैं मताधिकार का समर्थन, ये भी कहा गया कि सबको मत अधिकार देने का, मत यानी कि वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन किन लोगों को अधिकार होना चाहिए? कुछ संपत्ति ना निश्चित कर दी गई कि अगर आपके पास इतनी संपत्ति है और आप पुरुष हैं तो आप वोट डाल सकते हो। आप महिला हैं, आपके पास उतनी संपत्ति नहीं है,
तो आप वोट नहीं डाल सकते हो। हालांकि ये बाद में जाकर के आगे जो है महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिला, उन्होंने काफी संघर्ष किया इस चीज को लेकर। अब इसी में हमारा एक पॉइंट और आता है, मुक्त बाजार। जो उदारवादी राष्ट्रवाद है ना, वो डिमांड रखता है कि भाई हमें व्यापार करने दो, बिना व्यापार किए किसी भी देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। और उस समय की सिचुएशन क्या थी, हर राज्य में टैक्स लग रहा था और हर हर नाके पर वस्तु और उसका जो जो मतलब नियंत्रण होता है कि भाई किस तरीके की माप तौल प्रणाली होती है, सब कुछ डिफरेंट था। जब हम मुक्त बाजार की बात करते हैं तो मुक्त बाजार में नागरिक जो व्यापारी है वो डिमांड रखते हैं कि भाई एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि राज्य जो है हम पे जो अनावश्यक रूप से नियंत्रण ना करे। मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजार मुक्ति, चीजों और पूंजी के आवागमन पर जो राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण हैं उसको खत्म करने के पक्ष में था। इसमें क्या होता था, आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो जहां जहां आप जा रहे हो वहां आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, हर जगह आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। और टैक्स कैसे पे करना पड़ रहा है, 1 लीटर अगर आप दूध लेकर के चल रहे हैं तो वो दूसरे नाके पे हो सकता है वो आधा लीटर ही काउंट हो, या हो सकता है वो कहे कि ये 3 लीटर है। सबकी माप तोल प्रणाली सबकी ही अलग थी। ऐसे में टैक्स निर्धारित करना बड़ा मुश्किल काम था। तो विभिन्न क्षेत्रों में माप तौल की प्रणाली अलग थी, इसीलिए वस्तु का सीमा शुल्क निर्धारित नहीं हो पाता था। और हर व्यापारी को हर नाके पर, नाके मतलब कि जो पोस्ट होती है, मतलब टोल टैक्स जहां देना होता है उन्हें, सीमा शुल्क देना होता था, जो कि उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता था। हर क्षेत्र का मापने की प्रणाली अलग थी और अलग ही उनकी जो है पद्धति थी टैक्स लेने की, कि आपसे इतना टैक्स लिया जाएगा, उसकी कोई निर्धारित फिक्स टर्म नहीं था। ठीक। व्यापार में एक चीज और भी इन्होंने मांगी कि जो वस्तु है, सेवाएं हैं, उन पर जो प्रतिबंध है उससे हमें मुक्ति चाहिए। जो नया वाणिज्यिक वर्ग था वो ऐसी स्थिति चाहता था कि जहां वस्तुओं का, लोगों का, पूंजी का आवागमन, आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना बाधा रहित हो, मतलब कि आप आसानी से व्यापार कर सको। एक जॉल्वेराइन नाम का शुल्क संघ बनाया गया। ये बेसिकली जर्मन राज्य के लोग थे इसमें ज्यादातर। इस संघ ने क्या करा, शुल्क अवरोधों को समाप्त किया, जो टैक्स के बार बार जगह जगह लग रहे थे टैक्स, उसको समाप्त किया। मुद्रा की संख्या 30 थी, अब घटा के 2 कर दी गई। अब भाई हमारे हमारे देश में तो सिर्फ रुपीस चल रहा है, अब चारों तरफ कहीं भी चले जाओ रुपीस ही चल रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, 30 अलग अलग करेंसी चलती थी, अब उन्हें घटा करके 2 कर दिया गया। तो अभी आर्थिक राष्ट्रवाद सामने आता है। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किए जाने लगे। जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद के क्रमिक विकास की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो पड़ाव है वो फ्रांस की क्रांति आता है, जो 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति ने ही पूरे विश्व को बताया, भाई राष्ट्र है, देश है, अपना है, देश से प्रेम करो, देश के लिए उठ खड़े हो। ये क्रांति, हमारी फ्रांसीसी क्रांति ने ही लोगों को समझाया कि भाई संविधान आधारित शासन होना चाहिए, राजा का बेटा राजा बनेगा तब तक हमारी नहीं सुनेगा। स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता जैसे विचार फ्रांसीसी क्रांति ने ही लोगों को दिए। यह अभी मैं ऊपर आपको समझा चुकी हूँ। फ्रांसीसी जो तिरंगा झंडा था, नया झंडा लाया गया। प्राचीन झंडे को हटाने का मतलब ये था कि जो पुरानी शासन व्यवस्था थी उसको हटाया जा रहा है, नए सिंबल हम लेकर के आ रहे हैं। नेशनल असेंबली का गठन किया गया। पहले स्टेट जनरल हुआ करते थे, वो स्टेट्स के अकॉर्डिंग हुआ करते थे, जो आपको मैंने बताया, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। अब इसको हटा करके नेशनल असेंबली का गठन किया गया, जिसमें सारे सक्रिय नागरिक जो हैं वो काम करेंगे। सक्रिय नागरिक का मतलब होता है वो नागरिक जो कि संपत्ति वाला क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, जिसके पास वो निश्चित संपत्ति है उसी को सक्रिय नागरिक माना जाता है। ठीक, उस समय माना जाता था। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क खत्म करवाया गया, माप तौल की समान व्यवस्था कराई गई और फ्रेंच भाषा को साझा भाषा बनाया गया, मतलब राष्ट्र की एक भाषा को, फ्रेंच को निर्धारित किया गया। ये फ्रांस की क्रांति का असर हमें नजर आ रहा है। फ्रांस में नेपोलियन के सुधारों की काफी चर्चा है इस चैप्टर में।
1804 में ये नागरिक संहिता जो है, नागरिक संहिता का मतलब होता है वो रूल्स रेगुलेशंस जो कि नागरिकों को फॉलो करने हैं। ठीक, तो इसमें काफी कुछ सुधार भी किए थे नेपोलियन ने, जैसे कि जो विशेष अधिकार जन पर आधारित थे उनको उसने खत्म करवाया। ठीक, कानून के सामने सभी को समान माना गया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया कि हर कोई संपत्ति रख सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रशासनिक विभाग जनों को सरल बनाया गया। जो प्रशासन हो रहा था उसमें सरलीकरण किया गया जिससे कि आसानी से प्रशासन को चलाया जा सके, शासन अच्छे से किया जा सके। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। आपने अक्सर सुना होगा सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता था। सामंती का जो हेड होता था उसका क्या करना, उसका सारा टैक्स कलेक्ट करना था, भू राजस्व, और फिर वो कुछ अपना हिस्सा रखे, कुछ आगे अपने शासक को देता था। अब इसमें क्या करता था, आगे जो देना है वो तो देना ही है, वो किसानों से बहुत ज्यादा क्रूर तरीके से लूट खसोट करने लगे थे। तो ऐसे में बहुत ही अत्याचारी व्यवस्था हो गई थी, इसको खत्म किया गया। किसानों के भूदासत्व का मतलब होता है भूमि का दास बना के, नौकर बना के रख लेना। जैसे कि किसान ने उधार लिया, किसी से नहीं चुका पाया, अब क्या करेंगे, उसे कहा कि ठीक है तू यहाँ पे काम कर। अब किसान से जिंदगी भर काम करा रहे हैं, उसके वो मर गया उसका बेटे से काम करा रहे हैं, वो मर गया उसके पोते से काम करा रहे हैं कि भाई तुम हमारे दास बन गए हो। इस चीज को खत्म किया गया। ठीक, भागीदारी शुल्क जो है उसको खत्म किया गया, और इसमें जो श्रेणी संघ है उसके नियंत्रण को हटाया गया। जो शहर में जो भी मार्केट होता है ना, उसमें श्रेणी संघ ग्रुप होता है जो एक कंट्रोल रखता है पूरी मार्केट पर। कारीगरों को उस कंट्रोल के अंदर ही काम करना पड़ता है, तो उनके नियंत्रण को हटाया गया। ये वो सारे सुझाव हैं, ये सारे सुधार हैं जो नेपोलियन ने किए थे। अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वियना की संधि। आपका अक्सर क्वेश्चन आता है इससे बनकर के कि वियना की संधि कहाँ हुई थी। तो आप वियना जगह है वहां पर हुई थी। किस सन में हुई थी? 1815 में हुई थी। इसको किसने जो है अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता मैटरनिक ने की, ड्यूक मैटरनिक ने की। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि इसके उद्देश्य क्या थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके उद्देश्य क्या थे तो आप बताएंगे नेपोलियन के युद्ध के परिणाम स्वरूप जितने भी परिवर्तन हुए थे उन सबको वापस से हटाना इनका काम था। ठीक है, अब हम इसको लगातार पढ़ते हैं। 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया, कौन कौन सी शक्तियां मिक्स होकर के मीटिंग कर रही थी? ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया, ये वही शक्ति थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। इन लोगों ने वियना में इकट्ठे हुए ये लोग, और चार्ल्स चांसलर, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक था, उसकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। और यहाँ पर इन्होंने प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। पहला काम क्या हुआ, जो प्रशा का राजा था उसको सम्राट घोषित किया। इसका उद्देश्य क्या था? नेपोलियन के युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों को समाप्त करना, उसको खत्म करना। इन्होंने फिर क्या किया, बूर्बो वंश को दोबारा से सत्ता दे दी। आपको याद होगा लुई 16 हटा था, बूर्बो वंश का था वो। जब वो हटा था तो वहां पर नया शासन आ गया था, प्रजातंत्र की तरीके से रॉब्सपियरे सामने आया, लेकिन हालांकि बाद में वहां पर फिर से सत्ता पलट हो गया था। लेकिन बूर्बो वंश जो है उसको वापस सत्ता मिल गई। फ्रांस ने जितने राज्य जीते थे वो राज्य वापस उससे ले लिए गए, और उसके क्षेत्र के आसपास, बाउंड्री के आसपास राज्य बसा दिए गए ताकि ये आगे विस्तार ना कर सके। नेपोलियन ने युद्ध किए थे जिसके कारण काफी सारा क्षेत्र फ्रांस के अधीन आ गया था। जब फ्रांस के अधीन आया तो बाकी जो शक्तियां थी उन लोगों का कहना था कि अब हम नेपोलियन के सारे सुधारों को वापस कर रहे हैं, तो जो क्षेत्र नेपोलियन ने जीते थे वो सारे वापस कर दिए गए। ठीक, ऑस्ट्रिया का जो नियंत्रण था उत्तरी इटली को दे दिया गया, रूस का पोलैंड को एक हिस्सा दे दिया गया। और जो भी पुराने शासक थे, हमने देखा कि पुराने शासक को वापस ले आए तो रूढ़िवादी व्यवस्था दोबारा से आ गई और ये नए रूप में आई। रूढ़िवादी व्यवस्था वही व्यवस्था है जो कहती है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वियना संधि के जरिए मैटरनिक के नेतृत्व में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया ने मीटिंग करी। इन्होंने जर्मनी का सम्राट राजा विलियम प्रथम को घोषित कर दिया। इस मीटिंग का मेन काम था नेपोलियन के जो भी उसने सुधार किए थे, जो भी चेंजेस किए थे, उनको खत्म करना। ठीक है,
यूरोप में इस समय काफी सारी क्रांति हुई, तो 1848 की क्रांति बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें क्या था, स्त्री पुरुषों ने अपनी डिमांड रखी कि भाई संविधान चाहिए, राष्ट्रीय एकीकरण चाहिए, हमें सबको वोट डालने का अधिकार चाहिए, हमारी सहमति पर सरकार होनी चाहिए, राजा की जो निरंकुशवाद है वो खत्म होना चाहिए, मुक्त बाजार होना चाहिए, हर कोई व्यापार कर सके, समाज में किसी को विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए। ये सारे टॉपिक थे जिसके लिए क्रांतियां हो रही थी। मतलब कि वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज हो जिसमें सभी लोग बराबर हो, सबको जो है अपनी सरकार चुनने का अधिकार हो, अपना विकास करने का अधिकार हो, व्यापार करने का अधिकार हो। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। आपका अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि यूटोपिया क्या है। यूटोपिया को ही कल्पना दर्श कहा जाता है। जब हम किसी ऐसे समाज की कल्पना करते हैं ना जिसका साकार होना लगभग असंभव है। आप ऐसी किसी राज्य की कल्पना करो जहां पर जो जनता है वहां पर उसके हर अधिकार, हर कर्तव्य की पूर्ति हो रही है, उसे मुफ्त शिक्षा मिल रही है, उसे जॉब अच्छी मिल रही है, उसको चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा, हर सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही हो। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी ऐसे समाज की कल्पना जो कि पॉसिबल नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल है। आपका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मैटरनिक ने कहा था, क्योंकि फ्रांस की जो गतिविधियां थी उससे पूरे यूरोप में राजनीतिक उथल पुथल हो जाती थी। फ्रांस की क्रांति ने कितना बड़ा प्रभाव डाला। जुसेप्पे मैत्सनी, जुसेप्पे मैत्सनी जो है वो इटली का क्रांतिकारी था। शुरुआत में वो कार्बोनारी नामक एक गुप्त संगठन में उसने सदस्यता ली, उसे कैद कर लिया गया। जब वो वहां से छूटा तो उसने 2 संघ बनाए। ठीक, आपसे अक्सर क्वेश्चन आता है कि यंग इटली और यंग यूरोप संघ की स्थापना किसने की। मैत्सनी ने की। ठीक है, बल्कि आप अगर ये जो यंग इटली है ना, ये इतना फेमस ग्रुप था कि गैरीबॉल्डी भी इसी में शामिल था। मैथ्सनी सोचता क्या था, मैथ्सनी का सोचना ये था कि राष्ट्र जो है ना एक प्राकृतिक इकाई है जहां पर सभी लोगों को मिलजुल के रहना है। इटली के जो हम छोटे छोटे राज्य में देख रहे हैं, इसे टूट टूट के नहीं रहना, इसको एक संगठित होकर रहना चाहिए। ये मैथ्सनी के विचार थे। और इस विचार ने कि इटली के जो छोटे छोटे राज्य हैं सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, इस विचार ने इटली के एकीकरण के लिए लोगों में उत्साह भर दिया। भाई कोई तो राह दिखाने वाला होता है ना। आपको कोई भी, आप जब असाइनमेंट बनाते हो तो आप दूसरों से पूछते हो कैसे बनाई, पूछते हो ना। कोई राह दिखाने वाला होता है और जिसकी राह हमें पसंद आ जाती है हम उस राह पे चल पड़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। एक्चुअली में ये क्वेश्चन है कि यूनान को आज़ादी कैसे मिली। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यूनान किस तरीके से रह रहा था। यूनान जो था वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था 15वीं शताब्दी के दौरान। ऑटोमन साम्राज्य को ही तुर्की कहा जाता है। ठीक, लेकिन जब राष्ट्रवाद फैला, राष्ट्रवाद की भावना फैली, तो 1821 में हम भी देखते हैं कि यूनान तक उसकी आग पहुंची और यूनान में भी अपनी आज़ादी को लेकर के संघर्ष शुरू हो गए। उस समय हम देखते हैं पश्चिमी यूरोप के कवि, कलाकार और लोग जो चाहते थे कि प्राचीन यूनानी संस्कृति बनी रहे। वो उनका कहना था कि जो यूनान है वो यूरोपीय सभ्यता का पालना है, यहाँ के लोग संस्कृति को बहुत जो तवज्जो देते हैं, तो प्राचीन यूनानी संस्कृति को बनाए रखना है तो यूनान को आज़ाद कराना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। ये सभी लोग जो कि यूनान के अंदर नहीं रह रहे थे, उन लोगों ने भी यूनान की हेल्प की। और हम देखते हैं 1832 में कुस्तुनतनिया के संधि के तहत हम देखते हैं यूनान स्वतंत्र हो गया और यूनान के स्वतंत्रता को रूस, इंग्लैंड और फ्रांस ने भी मान्यता दी। तो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध में क्या देखा आपने, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। हम यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रवाद की भावना यहाँ भी आई, इन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। पश्चिमी यूरोप के बाहर के लोगों ने भी यहाँ के लोगों की साथ दिया, यूनान का साथ दिया, क्योंकि ये यूरोपीय सभ्यता को काफ़ी संभाल के रखता है और ये यूनानी, प्राचीन यूनानी संस्कृति को जो लोग अच्छा समझते थे उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, उन्होंने यूनान का साथ दिया। और कुस्तुनतनिया की संधि के साथ ही क्वेश्चन आता है अक्सर कि किस संधि के तहत यूनानी राष्ट्र स्वतंत्रता युद्ध जो है मतलब कि यूनान को स्वतंत्रता किस संधि के तहत मिली। तो आप बताएंगे
कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान स्वतंत्र हुआ। अब आता है फ्रैंकफर्ट संसद। एक्चुअल में फ्रैंकफर्ट संसद ना एक प्रयास था जर्मनी को एक करने का। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसको। फ्रांस में 1848 की क्रांति के कारण राजा को राजगद्दी छोड़नी पड़ी और गणतंत्र की घोषणा हो गई। इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ा। अभी तक जो जर्मनी, इटली, पोलैंड ये स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं हुए थे और वहां पे मध्यम वर्ग जो है उसने असंतोष का फायदा उठा करके अपने डिमांड्स में क्या जोड़ दिया, हमें संविधान चाहिए, हमें राष्ट्रीय एकीकरण चाहिए, हमें एक राष्ट्र चाहिए। मतलब कि मध्यम वर्ग ने क्या डिमांड रखी, हमें अपना कानून चाहिए, हमारे सारे राष्ट्र को एकजुट होना चाहिए, हमें राष्ट्रीय एकीकरण चाहिए। ठीक, ये मध्यम वर्ग का जो है प्रयास था। अब हुआ क्या, जर्मन क्षेत्र के कई राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना का प्रयास किया। हालांकि ये कुछ राजनीतिक संगठनों ने प्रयास किया था, पर इसको किसी की जो है शक्ति प्राप्त नहीं थी। अब अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने जो है कहा कि मुझे टीवी देखना है और पापा ने डांट दिया, तो आप फटाफट हट जाओगे वहां से। लेकिन अगर पापा ने कहा चलो बच्चा टीवी देखते हैं, तो एक सपोर्ट हो गया पापा का। अब कोई आए रोके हमें टीवी देख के, तो एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जर्मन नेशनल असेंबली है ना, उसको फ्रैंकफर्ट संसद को शासकों का समर्थन नहीं मिला। इवन जो शासक थे उन्होंने अपनी सेना भेज करके इनको और डिमोटिवेट कर दिया ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सके। ठीक, संसद द्वारा जर्मनी को एकता व संविधान प्रदान करने का प्रयास किया गया और निर्णय लिया गया कि चलो ठीक है, वंशानुगत साम्राज्य लाया जाए, मतलब राजा का बेटा राजा बने, और प्रशा के राजा को कहा कि आप देश के मुखिया बनेंगे। राजा ने कहा नो वे, मैं नहीं बन रहा। तो राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा। ठीक, राजा का कोई सपोर्ट नहीं था, राजा की सेना आपके अगेंस्ट खड़ी है। ठीक, ऑस्ट्रिया पहले से ही इस बात के विरुद्ध था कि इस तरह जर्मनी की दोनों शक्तियां, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया पहले से ही इस चीज के अगेंस्ट था, फ्रैंकफर्ट संसद के अगेंस्ट था। यहाँ ऑस्ट्रिया भी अगेंस्ट है और हमने क्या देखा, प्रशा के राजा ने भी मना कर दिया। दो महाशक्तियों ने ही जो है संसद के कार्य को रद्द कर दिया, उनको काम करने नहीं दिया। और जो मध्यम वर्ग था संसद में, उन्हीं का प्रभुत्व था। अगर एक ऐसा शासन आ जाता तो क्या होता, इनका जो मजदूर और कारीगर थे उनकी डिमांड्स जो थी इन्हें पूरी करनी पड़ती। संसद जो हमारी मध्यम वर्गों का उसके ऊपर प्रभुत्व था, मध्यम वर्ग उसमें ज्यादा था। अगर वो लोग देख रहे थे कि अगर संसद का हमने समर्थन कर दिया तो हमें मजदूरों और कारीगरों की मांग को मानना पड़ेगा, और वो इसकी मांग को नहीं मानना चाहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, सैनिक शक्ति का प्रयोग करके फ्रैंकफर्ट संसद को भंग कर दिया गया। और जो पहला प्रयास हमें दिख रहा है फ्रैंकफर्ट संसद द्वारा जर्मनी को एक करने का, वो यहीं पर फेल हो गया। तो आप इसमें क्या बताएंगे कि इस समय तक जर्मनी, इटली, पोलैंड जो है स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बने थे। मध्यम वर्ग ने असंतोष का फायदा उठा करके अपनी डिमांड जोड़ दी कि राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए, हमारा खुद का शासन होना चाहिए। जो जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना की गई उसको राजा का समर्थन प्राप्त नहीं था। प्रशा के राजा ने मना कर दिया कि हम राजा नहीं बनेंगे, आपके मुखिया नहीं बनेंगे। ऑस्ट्रिया पहले से ही अगेंस्ट था। मध्यम वर्ग मजदूरों और कारीगरों की डिमांड को पूरा नहीं करना चाहता था। इसीलिए हम देखते हैं सैनिक शक्ति का प्रयोग करके फ्रैंकफर्ट संसद को खत्म कर दिया गया, भंग कर दिया गया, और जर्मन एकता के लिए किया गया प्रयास भी असफल हो गया। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बार बार आता है कि जो राष्ट्रवादी संघर्ष थे उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना, जहाँ भी महिलाओं की भूमिका आती है ना वहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं, महिला बाहर निकली, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो है काफ़ी संघर्ष किया। ठीक है, थोड़ा सा आपको उसमें फैक्ट डालने की भी ज़रूरत है ताकि आपका आंसर और भी सुंदर होकर के सामने आए। ठीक, तो इसमें क्या था, राष्ट्रीय संघर्षों के समय महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने को लेकर के विवाद था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था मत देने का।
वोट डालने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को था, और वो भी उन पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। अब आप सोचिए, जहां पर पुरुषों को ही अधिकार नहीं मिल रहा, वहां महिलाओं को अधिकार कहाँ मिल पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं ने पूरी तरीके से इसमें भाग लिया। इसमें आपको ये नाम याद करने लायक है, लुइजे ऑटो पीटर्स। ये राजनीतिक कार्यकर्ता थी, इसने अपनी पहली पत्रिका निकाली, इसने नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। महिला बाहर निकल के देखो किस तरीके से अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम भी सशक्त हैं। तो महिलाओं में लुइजे ऑटो पीटर्स का नाम, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर ये नाम डालेंगे। इन्होंने नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की और इन्होंने अपनी पहली पत्रिका भी निकाली। कई महिलाओं ने अपने अखबार निकाले और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। हालांकि जब ये लोग अखबार निकाल रहे थे तो काफी लोगों ने इनकी भर्त्सना की, काफी इन लोगों ने इनकी इंसल्ट की और कहा कि इन लोगों को इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। लेकिन इन्होंने किए, इन्होंने अपने आप को सामने रखा, इन्होंने आवाज उठाई। महिलाओं ने राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया, फिर भी उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया। उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। इवन जो सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा थी, उसमें महिलाओं को सिर्फ दर्शक बना करके खड़े रहने के लिए कहा गया। एक दर्शक के रूप में बस ये खड़े रहे और इनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन हम इसमें इनके द्वारा काम किए गए जो हैं, लुइजे ऑटो पीटर्स के लिए जो पत्रिका निकाली, जिन्होंने संगठन बनाया, जो महिलाओं ने अखबार निकाले, ये सारी चीजें आप उसमें डालेंगे। अब आता है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। हमें अगर ग्रुप किसी को कलेक्ट करने को कहा जाए कि भाई इन सबको एक ग्रुप में लाओ, मतलब कि सभी लोगों को एक समूह बना करके लेकर आओ, तो हम क्या करेंगे, हम पहले पूछेंगे भाई कौन सी क्लास के हो। अरे तुम भी 10th है के? मैं भी 10th का। अच्छा अच्छा, मैंने तो देखा ही नहीं तुम्हें। अरे हमारी बगल वाली तो क्लास जो है उसमें हम लोग बैठे हुए हैं, आधी 10th इधर है आधी उधर है। अच्छा 9 के बच्चे भी तुम्हारे साथ बैठते हैं। मतलब क्या, हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा किस किस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकता है, जहां जहां हमें कनेक्शन मिलता है। आपके मम्मी पापा अक्सर बाहर जाते होंगे, आपने देखा होगा, अच्छा तुम भी यूपी के हो, तो मतलब अपने जैसा बोलने वाला, अपने जैसे राज्य वाला, अपनी मातृभाषा वाले के साथ हमारा विशेष लगाव हो जाता है। तो यहाँ पे सामूहिक पहचान यानी पूरे समूह की पहचान की बात की गई है कि जो लोगों को एकजुट करना है। अब किस किस तरीके से एकजुट किया गया वो इसमें आपका आता है। लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए गए। पहला, पितृभूमि और नागरिक के विचारों द्वारा संयुक्त समुदाय पर बल दिया गया। पितृभूमि है ये हमारी, जैसे हम कहते नहीं भारत मेरी मातृभूमि है, तो पहले पितृवांशिक व्यवस्था थी, उसमें पिता को या पिता के परिवार को यही चलता था। तो पितृभूमि यानी ये भाई भी आपकी भी भूमि है, मेरी भी पितृभूमि है, हम सब इसी भूमि की संतान है, ये कह करके सबको जोड़ने की कोशिश की गई। फ्रांस का नया तिरंगा झंडा चुना गया। एक झंडा जब चुना जाता है तो उसके प्रति सबको कहा गया ये हम सबका झंडा है। भाई तिरंगा किसका है? मेरा है, आपका है, जो है सबका है, जो भारत में है, जितने भारत के नागरिक है सबका वो तिरंगा है। तो तिरंगे के नाम पर जैसे हम लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे ही फ्रांस का भी तिरंगा है, उसके नाम पे लोगों को जोड़ा गया। जो स्टेट जनरल था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, जिनमें हम देखते हैं कि 2 स्टेट को सारे फायदे मिल रहे थे, तीसरे को फायदे नहीं मिल रहे थे। अब जनरल असेंबली जो थी, मतलब नेशनल असेंबली नाम रखा गया स्टेट जनरल हटा करके। स्टेट वर्ड से ही उन लोगों को याद आ जाता होगा कि हम थर्ड स्टेट में हैं, तो हमारे साथ देखो कितना भेदभाव हो रहा है, तो उसका नाम भी चेंज कर दिया गया। और अब सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा चुनाव किया जाने लगा। मैंने आपको बताया था सक्रिय नागरिक कौन से होते हैं। सक्रिय नागरिक वो नागरिक होते हैं जो राज्य में रह तो रहे हैं, पर उनके पास कोई निश्चित संपत्ति होनी जरूरी है और उनका पुरुष होना भी जरूरी है। वही सक्रिय नागरिक कहलाएगा जो पुरुष भी है और जिसके पास वो निश्चित संपत्ति भी है। राष्ट्र के नाम पे शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया। आप अक्सर अक्सर जो है सुनते हो भारत माता की जय, या फिर आप सीधे हाथ आगे करके जो है कसम लेते हो कि हम अपने भारत के लिए जान जो है निछावर करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। हम शहीदों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप आज जो है खुद ही जो है बहुत सारे हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में आप लोगों ने
पढ़ा है, 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा है। हमारे जितने भी देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हीं की वजह से आज हम आज़ादी में जी रहे हैं। भगत सिंह हुए या सुभाष चंद्र बोस हुए, हमारे आज़ाद जी हुए, ये सारे जो लोग हैं, इन सब का हम गुणगान करके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम सभी इसी देश के निवासी हैं और देखो हमारे देश के लोगों ने क्या क्या नहीं किया। तो ये वहाँ पे हम देखते हैं फ्रांस में भी यही चीज़ जो है अपनाई गई। सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, सब बराबर माने गए, निर्यात शुल्क खत्म किया गया और जो भार और नापने की जो प्रणाली थी उसको बराबर रखा गया, पहले से हर जगह अलग अलग थी। और फ्रेंच भाषा को साझा भाषा बना लिया गया। इससे क्या किया गया, सबको जोड़ने के लिए सारे काम किए गए। ठीक है ना, क्या क्या किया गया, जो कहा गया कि हमारी पितृभूमि वही सबकी एक ही है, हमारा झंडा सेम है, अब हम नेशनल असेंबली के लोग हैं, शहीद हमारे देश के नाम पे देखो उन्होंने क्या क्या किया, देश के नाम पे शपथ ली गई, समान कानून बनाए गए, जो फालतू के टैक्स लग रहे थे उन्हें हटाया गया, भार नापने की प्रणाली को सेम किया गया सब जगह, और एक ही भाषा रखी गई जिससे कि सभी लोग आपस में जुड़ सकें। अब हमारा क्वेश्चन आता है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया, उनका क्या महत्व था। अगर आपसे बोला जाए कि भारत माता कैसी दिखती है, तो हमने अक्सर स्कूल के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें यही देखा है कि लंबे से बाल होते हैं, सुंदर से मुख पर तेज होता है, वाइट साड़ी में लाल रंग का बॉर्डर होता है, हाथ से जो आशीर्वाद देते हुए, और सरस्वती माता के अक्सर हम वही रूप देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या भारत माता, भारत कोई आदमी औरत नहीं है, पर हम क्या करते हैं, उसे मानवीकरण कर देते हैं, उसको एक मनुष्य का आकार दे देते हैं। और कहीं भी अगर आप देखोगे तो जब भी मानवीकरण किया जाता है, जहां पर डेडिकेशन दिखाना होता है, जहां प्यार दिखाना होता है, वहां नारी के रूप में सम्मान रखा जाता है। जैसे कि भारत माता, भारत पिता क्यों नहीं कहा गया, भारत माता इसलिए कहा गया क्योंकि एक नारी जितना डेडिकेशन किसी में नहीं हो सकता। नारी अपने परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जितना समर्पण कर सकती है, उतना कोई किसी और रिश्ते में नहीं दिखता। तो नारी के रूप में हम देखते हैं कि राष्ट्र को प्रस्तुत किया गया। इससे क्या होता है कि हम राष्ट्र को देख नहीं सकते ना, तो उसको एक रूप दिया गया कि भाई देखो हमारे राष्ट्र का सिंबल है ये, इसको प्यार करो, अपने देश को प्यार करो। ठीक है ना, तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को, अमूर्त का मतलब होता है जो हम देख ना सकें, जिसको हम समझ ना सकें, कि भाई छू ना सकें, तो उस अमूर्त विचार को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई, जिससे कि लोग उससे खुद को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या था, जैसे हमारे भारत माता है ना, ऐसे ही फ्रांस में मारियान थी और जर्मन में जर्मेनिया। फ्रांस में मारियान और जर्मन में जर्मेनिया। जो मारियान थे ना, उनके प्रतीक थे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी। मतलब कि अगर चित्र दिखाया जाएगा तो उसमें उनकी लाल टोपी, तिरंगा और कलगी दिखाया जाएगा तो हम पहचान लेंगे कि ये मारियान थी, जो कि स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक माने जाते थे। मारियान की प्रतिमा, मूर्ति हर जगह सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि लोग उन्हें देखें और उससे खुद को कनेक्ट कर सकें। उनकी जो छवि थी सिक्कों पर, डाक टिकटों पर भी छापी गई ताकि लोग जान सके, पहचान सके, उन्हें अपना पहचान सके, अपना खुद को समझ सके कि भाई हम इन्हीं से जुड़े हुए हैं, ये हमारा खुद का मतलब इनसे संबंध है, क्योंकि ये भी हमारे देश का ही एक रूप है। जैसे फ्रांस में मारियान थे, ऐसे ही जर्मेनिया थी जर्मन में, और ये बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती थी। जो बलूत है ना, ये वृक्ष जो है वीरता का प्रतीक माना जाता है, तो उसका ये मुकुट पहनती थी। इसी तरीके से जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक बन गई। तो मारियान फ्रांस में थी, जर्मेनिया जर्मन में थी। ये कोई कोई औरत नहीं थी, ये एक प्रतीक थी, सिंबल थी। ठीक है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में पता लगाइए। अभी हमने जो पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रैंकफर्ट जो है उसने कोशिश किया कि फ्रैंकफर्ट संसद ने कि जर्मन का एकीकरण हो, पर नहीं हो पाया। तो शुरुआत में क्या हुआ, यही हुआ कि यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने राष्ट्रीय भावना का प्रयोग किया। अब रूढ़िवादी जो है ना, अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। रूढ़िवादी प्राचीन चीजों को मानते हैं कि राजा के बेटा राजा होना चाहिए, अब वो थोड़ा सा उसमें राष्ट्रवादी मिक्स कर रहे हैं। ठीक, जर्मन में मध्यवर्गीय लोग ऐसे ज्यादा थे जो कि राष्ट्रवादी भावनाओं को लेकर के चल रहे थे। हुआ क्या कि जो फ्रैंकफर्ट संसद है ना, उसको राजशाह, फौज की शक्ति और प्रशा के बड़े भूमि
स्वामियों ने मिलकर दबा दिया। अभी हमने पहले पढ़ा था फ्रैंकफर्ट संसद जो है उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिला था, दबा दिया गया। ऐसे में क्या हुआ, जो प्रशा है वहां का बिस्मार्क ने कहा कि अब रक्त और लोह की नीति अपनाई जाएगी, अगर मैं इनसे प्यार से बात करूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसने युद्ध करे, उसने 3 युद्ध करे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ। उसका मानना था कि जो हमें एकीकरण करना है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये संसद में बैठ करके आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता, इसके लिए युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। मतलब भीख नहीं मांगी जाएगी, छीनी जाएगी, जो भी हमारी आज़ादी है उसे छीना जाएगा। ठीक, बिस्मार्क ने योजना बनाई, प्रशा की सेना और नौकरशाही ने उसका सपोर्ट करा। उसने डेनमार्क को हरा दिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ऑस्ट्रिया से को जर्मन क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया। उसने फिर फ्रांस को के साथ युद्ध किया, फ्रांस भी हार गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक, इसमें हमने क्या देखा, शुरुआत में फ्रैंकफर्ट संसद जो है वो काम नहीं कर पाई क्योंकि इन लोगों ने इनका सपोर्ट नहीं करा। फिर बिस्मार्क आता है, कहाँ का है बिस्मार्क, प्रशा का है, रक्त और लोह की नीति लेकर के आता है। उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराया और जर्मनी का एकीकरण किया। उसका कहना था कि हम आसानी से ये लोग नहीं मानेंगे, रक्त और लोह की नीति अपनाई जाएगी, जो है अपना तलवार आपको निकालनी ही पड़ेगी। ठीक, फिर हम देखते हैं कि 1871 में राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। और जो प्रशा था ना, वो ही शक्ति का मुख्य स्रोत रहा, क्योंकि जर्मनी के पूरे एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान हमें प्रशा का नजर आ रहा है। तो प्रशा जो है वो शक्ति का उसी का आगे प्रभुत्व रहा। और अब जो नया हम देख रहे हैं जर्मनी का क्षेत्र, उसमें इन लोगों ने अपने आधुनिकीकरण की ओर जोर दिया। ये अब अपने बैंक को लेकर के, अपने मॉडर्नाइजेशन को लेकर के, अब वो सिर्फ एक चीज चाहते थे कि हमारा विकास हो। ठीक है, नेपोलियन ने अपनी शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए क्या किया, उसने बहुत सिंपल सा चीज है, उसने अपनी जो है संहिता बनाई, जो अभी ऊपर मैंने समझाया था आपको। विशेषाधिकार खत्म कर दिया, कानून के समक्ष सभी को बराबर माना, संपत्ति का अधिकार सबको दिया, प्रशासन जो जो क्षेत्र जो शासन कर रहा है उसको सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को मुक्ति दिलाई भूदासत और जागीरदारी से, श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा लिया गया, यातायात यानी कि आने जाने और जो भी संचार, जो भी खबरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, उन सभी व्यवस्थाओं में सुधार किए गए। तो नेपोलियन के जो पॉजिटिव सुधार हमें यहाँ नजर आते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। रूमानीवाद, मतलब कि इसमें ये पूछा गया है ना कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसमें संस्कृति ने क्या योगदान दिया, कैसे जो लोग जो है संस्कृति के नाम पे इकट्ठा हुए। अगर आपसे कोई बोले ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, एकदम से अपने देश के प्रति भावना उठ खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जो भी गीत हैं, जो भी लोक गीत हैं, जो देशभक्ति गीत हैं, ये हमें जोड़ते हैं हमारे देश से। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो इसमें 57 बोलते हैं ना, ये 1857 का युद्ध है, जो विद्रोह हुआ था हमारा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लोक गीत है, लोक नृत्य है ना, ये लोगों तक पहुंचने का एक जरिया होता है। भाई आपने किताबें बांट दी, आपने पैम्पलेट बांट दिया, लेकिन जो अनपढ़ निरक्षर लोग हैं, उन लोगों को तो यही चीज गानों के माध्यम से जानकारी मिलेगी ना। तो लोक साहित्य जो है प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाने के साथ साथ राष्ट्रीय संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाता था। और जो लोग निरक्षर थे, यानी जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो गीतों के माध्यम से उन बातों को जानते थे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं संस्कृति के योगदान में, जो पोलिश भाषा है, इसको मान लिया गया कि इस पर रूसी प्रभुत्व है, इसीलिए पोलिश भाषा को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बड़ी संख्या में पादरी और बिशपों को जेल में डाल दिया गया कि भाई तुम इस भाषा का प्रयोग नहीं करोगे। तो हम देखते हैं कि संस्कृति ने किस तरीके से लोगों को एकजुट कर दिया अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। जब आप राष्ट्रवाद देखते हो, फ्रांस में कैसे आया, जर्मनी में कैसे आया, इटली में कैसे आया, तो ब्रिटेन में डिफरेंट क्यों था। एक्चुअली क्या है कि ब्रिटेन जो है ना, शुरुआत में ब्रिटेन था ही नहीं। 18वीं शताब्दी तक हम देख रहे ब्रितानी राज्य था ही नहीं, आपको ब्रिटेन नजर नहीं आएगा। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिसके तहत हमें नजर आता है। ये धीरे धीरे वो आंग्ल राष्ट्र की अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई। आपको पता है ब्रिटेन अक्सर लगभग
दूसरे देशों पे कब्जा करता रहा है, दूसरों को आधिपत्य बन उसके ऊपर करके उसको एक तरीके से आप कह सकते हो शोषण करता रहा है। दूसरे देशों पे कब्जा करके वहां से पैसा, वहां का सामान, वहां का कच्चा माल दोहन करके वो अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक, उसकी सत्ता में वृद्धि हुई, उसकी अहमियत में वृद्धि हुई। 1707 एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा उसने स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना करी। मतलब इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों को ये ब्रिटेन अपने आप में जोड़ रहा है। ठीक, और संसद में आंग्ल सदस्यों का प्रभुत्व था, तो उसने आयरलैंड को भी अपने साथ बलपूर्वक मिला लिया। यहाँ पहले स्कॉटलैंड मिला, फिर आयरलैंड मिला, अब ब्रिटेन के साथ मिलकर के ये एक ब्रिटेन के रूप में सामने आ गया। ब्रितानी कहा जाता था पहले इसको। और इनका एक झंडा बन गया यूनियन जैक, जो भी आज भी है। इनका राष्ट्रगान है गॉड सेव अवर नोबल किंग। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मतलब कि एकीकरण, एक तरीके से सभी क्षेत्र मिल करके अपने एक ब्रिटेन के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो कैसे जुड़े हैं, वो बाकी देशों से काफ़ी अलग तरीके की यहाँ घटनाएं घटी थी। इसीलिए कहा जाता है कि इसका इतिहास देश बाकी देशों से अलग है। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रीय तनाव क्यों पनपा? एक्चुअली में क्या था ना, जो बाल्कन क्षेत्र थे बहुत सारे थे। जब बहुत सारे लोग एक जगह होते हैं ना, तब बड़ा झगड़ा होता है। अगर मैं कहूँ कि तुम लोग जो है चलो पार्टी करते हैं, तो सब लोग कहेंगे वहाँ चलते हैं, अग्रवाल चलते हैं, नहीं वहाँ चलेंगे, बीकानेर चलेंगे, नहीं मॉल चलेंगे, नहीं मैकडी चलेंगे। सबके विचार अलग अलग होते हैं। किसी एक छोटे से चीज़ पर भी हम 4-5 लोगों के विचार सेम नहीं ला सकते। तो आप देखिए यहाँ कितने अलग अलग क्षेत्र थे। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ये सारे अलग अलग क्षेत्र थे। जब अलग अलग क्षेत्र होते हैं तो लड़ाई झगड़े तो होते हैं, तनाव होता है। जब कहते हैं ना, जब बर्तन होते हैं आपस में तो खटकते ही हैं। ठीक, बाल्कन क्षेत्र के एक बड़े हिस्से के ऊपर ऑटोमन साम्राज्य ने नियंत्रण किया हुआ था। लेकिन जब हम देखते हैं रोमानी साम्राज्यवाद के राष्ट्रवाद के विचार जो सामने आते हैं, एक तो राष्ट्रवादी विचार लोगों के सामने आ गए और ऑटोमन साम्राज्य की कमजोर शक्ति हो गई थी। तो जब अब क्या है कि बाल्कन के ऊपर कब्जा था ऑटोमन साम्राज्य का, ठीक है, उसकी शक्ति हो रही थी कमजोर। जब उसकी शक्ति कमजोर होगी तो लोहा गर्म है, उस पर हथौड़ा मारो, मतलब कि ऑटोमन साम्राज्य को अगर मुक्का मारा जाए तो बाहर निकला जा सकता है, इसे हटाया जा सकता है। तो ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए। ऊपर से राष्ट्रवाद की भावना तो हर जगह बह ही रही थी। तो राष्ट्रवाद की भावना ने और ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर होने की स्थिति ने विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। और बाल्कन जो राज्य थे, सारे जो क्षेत्र थे, इनमें आपस में बड़ी ईर्ष्या थी, बड़ी जलन थी। हर कोई अपने राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा भूमि पर अधिकार कर लेना चाहता था। हम तो नॉर्मल सी चीज है, हम घर आसपास देखते हैं, चाचा भतीजा सब लड़ रहे होते हैं जमीन के लिए, तो यहाँ राज्य के लिए नहीं झगड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि बड़ी शक्तियां जो हैं उस समय नौसैनिक और सैन्य ताकतों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। एक्चुअली इस समय ना युद्ध जो है, जो विश्व युद्ध हो रहे थे, उस समय हर देश अपने आप को मजबूत बनाना चाहता था। तो रूस, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी लोग बाल्कन क्षेत्र के ऊपर अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। तो बाल्कन क्षेत्र के लोगों के दिमाग में क्या आएगा भाई, एक तो हम इतने सारे हिस्सों में टूटे हुए हैं, ऑटोमन साम्राज्य हमारे ऊपर नियंत्रण कर रहा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा ने कहा हमें कि भाई आज़ाद हो जाओ, हो सकते हो, मिल जाओ एक साथ। और हमने देखा कि हमारा जो मालिक हो रहा है वो हो रहा है कमज़ोर, और आपस में सब झगड़ रहे हैं। तो ये सारी स्थिति सब टूटी फूटी है। तो ये तनाव इसीलिए है क्योंकि ये सभी लोग आपस में भी झगड़ रहे हैं और बाहर के देशों से भी झगड़ रहे हैं। जो इनके ऊपर कब्जा करके बैठा है वो अब कमज़ोर हो रहा है। तो अब यहाँ पे तनाव तो होगा ही होगा, ताकि ये युद्ध करके अलग हो सकें और खुद को आज़ाद कर सकें। इटली के एकीकरण में जुस्पे गैरिबाल्डी का योगदान बहुत ही उल्लेखनीय होता है। गैरिबाल्डी मैंने पहले भी बताया था, यंग इटली आंदोलन में वो जुड़े हुए थे। उनका जो महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, दक्षिण इटली की तरफ एक्सपेंडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान था। इन्होंने जो है इतने सारे लोगों को कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था, और इसमें स्वयं सेवकों की संख्या 30,000 हो गई थी। और ये रेड शर्ट्स के नाम से फेमस हुए थे। मतलब कि लोगों को इकट्ठा करने का काम इसने किया था। वहाँ के स्थानीय जो किसान थे वो भी इनका सपोर्ट कर रहे थे। तो इटली के एकीकरण के लिए जुस्पे गैरिबाल्डी का सबसे बड़ा योगदान लोगों को एकत्र करना था। उम्मीद करती हूँ आपको ये यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर समझ में आ गया होगा।
महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं ये, इनको याद कीजिए। आपके टर्म फर्स्ट में ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ये चैप्टर, तो इस चैप्टर को अच्छे से याद कीजिए। सब जुट जाइए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि अच्छे नंबरों से पास होना है। आई होप आप लोगों को सभी के अच्छे नंबर आए। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।